नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि उनकी मदद कर सके उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही और सटीक करने में उनकी मदद कर सके। तो कोई भी सवाल आपके पास है, कोई भी उलझन है, तो आप हमारे इस शो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और ये शो लाइव भी जा रहा है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर। तो आप वहाँ भी अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ हैं रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करेंगे, क्योंकि शो का मकसद सिर्फ पोर्टफोलियो बेहतर बनाना ही नहीं है, बल्कि थोड़ी नॉलेज भी इस सब्जेक्ट से जुड़ी भी इंक्रीज करना है। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की करंट मार्केट सिनेरियो में क्या पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स होने चाहिए, क्या सुपीरियर रिटर्न्स अगर एक्सपेक्ट करने हैं तो इस कैटेगरी पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या रेलेवेंस है ओवरऑल पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप फंड्स की, इसको समझते हैं। ऋषभ नमस्कार, बताइए। दीपाली जी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। दीपाली जी पहले तो ये समझ लेते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज बेसिकली होते क्या है, डेफिनेशन क्या है टेक्निकली, राइट। सो लार्ज कैप कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 91,000 करोड़। ओके। मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होते हैं जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है विच इज ग्रेटर देन 30,000 करोड़ बट लेस देन 91,000 करोड़। और स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन विच इज लेस देन 30,000 करोड़। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने जो कहा कि क्या अहमियत रखता है मिड और स्मॉल कैप कंपनीज और मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में आपके पोर्टफोलियो में और क्यों जरूरी है, मेरे हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स और मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ही जरूरी है फ्रॉम एन अल्फा जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ सुपीरियर रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें मैं क्यों बोलता हूं, मैं इसमें थोड़ा सा आपको और आपके दर्शकों को डेटा भी दे देता हूं। देखिए, मैंने बेसिकली क्या एनालिसिस किया ओवर द पास्ट 10 इयर्स, मतलब 2015 से लेके 2025 तक, ठीक है। मैंने 10 ईयर का डेली रोलिंग रिटर्न्स निकाला और ये 10 ईयर का जो डेली रोलिंग रिटर्न्स इस तरीके से आ रहा है। देखिए, मिड कैप कंपनीज ने मिड कैप इंडेक्स, जो मिड कैप का जो 150 टीआरआई इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स ने ग्रेटर देन 15% कंपाउंडिंग रिटर्न्स 60% ऑफ द टाइम पीरियड दिया है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने, जो कि स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स है, ग्रेटर देन 15% कंपाउंडिंग रिटर्न्स 44% ऑफ द टाइम पीरियड दिया है। फ्रॉम 2015 टू 2025 60% ऑफ दिस टाइम पीरियड मिड कैप्स ने 15% से ऊपर दिया है और स्मॉल कैप्स ने 44% ऑफ द टाइम पीरियड 15% से ऊपर दिया है। अभी मैं मिड कैप और स्मॉल कैप को मैं लार्ज कैप से कंपेयर करता हूं। लार्ज कैप का जो इंडेक्स है, जो कि निफ्टी 100 टीआरआई इंडेक्स है, निफ्टी 100 टीआरआई इंडेक्स ने ये 10 साल में सिर्फ 14% ऑफ द टाइम पीरियड ग्रेटर देन इक्वल टू 15% रिटर्न्स दिया है। सो ये डेटा क्लियरली बोलता है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स अगर लॉन्ग टर्म पकड़े जाए तो काफी अच्छा आउट परफॉर्मिंग रिटर्न्स कंपेयर टू लार्ज कैप दिया है। एक और डेटा पॉइंट देता हूं दीपाली जी, ये 10 साल में फ्रॉम 2015 टू 2025 मिड कैप ने 98% ऑफ द पीरियड आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप को और स्मॉल कैप ने 69% ऑफ द पीरियड आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप इंडेक्स को। सो ये दो डेटा पॉइंट्स बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियरली बताता है, नंबर 1, मिड एंड स्मॉल कैप्स लॉन्ग टर्म में सुपीरियर डबल डिजिट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, और नंबर 2 के कंसिस्टेंटली लार्ज कैप को आउट परफॉर्म भी किया है। सो मेरे हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप इज अ मस्ट टू हैव, मगर अगर आपका लंबा समय हो और आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो ही आप मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। ओके। और एक चीज़ और ऋषभ, अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन की बात करें, लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें, लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या फिर बैलेंस फंड्स, इन सबको अगर हम पिक करें तो आइडियल एलोकेशन कि परसेंटेज टर्म्स में किस कैटेगरी में रह सकता है अगर कोई 5 साल या 10 साल का होराइजन लेकर चले तो?
दीपाली जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, जस्ट बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप्स ने बहुत शानदार रिटर्न्स डिस्प्ले किए हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप पूरा का पूरा पैसा आप मिड एंड स्मॉल कैप्स में डाल दीजिए, राइट? नहीं, आंसर इज अ नो। क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप्स विल बी मोर सिक्लिकल एंड मोर वोलेटाइल कंपेयर टू लार्ज कैप्स। तो लार्ज कैप थोड़ा बहुत आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से 25% से लेके 50% के बीच में लार्ज कैप एक्सपोजर होना चाहिए। अगर कोई ज्यादा रिस्क ले रहा है तो मिनिमम 25% आप लार्ज कैप में एक्सपोजर रखिए और बाकी आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इक्वली डिवाइड कर लीजिए। और जिसको एक बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए, क्योंकि देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने अपने तरीके से अपने अपने साइकिल्स में परफॉर्म करेंगे। ये हमने देखा है कि 12-15 महीने में लार्ज कैप्स एक्चुअली मिड कैप और स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म किया है। सो मेरे हिसाब से कोई बैलेंस तरीके से कोई पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा है तो मैं चाहूंगा कि 50% आप लार्ज कैप में एक्सपोजर लीजिए, 25% मिड कैप में एक्सपोजर लीजिए और 25% स्मॉल कैप में एक्सपोजर लीजिए। ओके, अभी आपने जो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि कैटेगरी वाइज किस तरीके से मैं डिवाइड करना चाहूंगा, सो बेसिकली मैं इस तरीके से डिवाइड करना चाहूंगा दीपाली जी। 60% आप फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्टमेंट करिए। अभी फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजीज डज नॉट नेसेसरली मीन ओनली फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजीज में देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स भी आ जाते हैं, मल्टी कैप फंड्स भी आ जाते हैं, कॉन्ट्रा फंड्स भी आ जाते हैं, वैल्यू फंड्स भी आ जाते हैं। सो फ्लेक्सी कैप फंड में काफी सारे फंड्स, फोकस फंड्स भी आ जाते हैं। तो काफी सारे कैटेगरीज फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजीज में आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि 60% आप फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजीज में आप इन्वेस्ट करिए, 20% आप प्योर मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करिए और 20% प्योर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। आप ऐसे कंपोजिशन से आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो करीबन अंडरलाइनिंग जो पोर्टफोलियो है 40-50% लार्ज कैप एक्सपोजर आ जाता है और बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर आ जाता है। बट बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लार्ज कैप को कंप्लीटली अवॉइड ना करिए, कुछ ना कुछ एलोकेशन लार्ज कैप में रखिए, बट एट द सेम टाइम अगर आपको सुपीरियर रिटर्न्स कमाने हैं, देखिए लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी देता है, कंसिस्टेंसी देता है, ठीक है। बट एक्चुअली आपको मिड कैप और स्मॉल कैप आपको सुपीरियर 15% और 15% से ऊपर आपको रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में चाहिए, तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप्स ही आपको कमा के देंगे। सो नंबर 1, लार्ज कैप्स को कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए, मगर आपको हायर रिटर्न चाहिए, जनरेट करना है तो आपको हायर रिस्क लेना पड़ेगा और आपको ब्रॉडर मार्केट्स में मिड एंड स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए मिड और स्मॉल कैप पर उनके रिस्पेक्टिव एलोकेशन या उनकी इंपॉर्टेंस पर आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन अब व्यूअर्स से करते हैं बातचीत और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सुनीता हमारे साथ कनेक्टेड हैं भोपाल से सवाल पूछने के लिए। सुनीता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, नमस्कार मैम। मैडम मैंने सवाल जी, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। मेरा 52,000 मंथली मेरी सेविंग चल रही है, SIP। हेलो, हाँ, तो मुझे जानना था कि मतलब मैं इसको 5 साल अभी और कंटिन्यू करूंगी। ओके, तो उसकी मुझे जानकारी चाहिए थी कि मेरा ये पोर्टफोलियो कहाँ तक जाएगा, या मुझे ना अपना पोर्टफोलियो जो है वो 2 करोड़ तक करना है, मतलब फाइनल तो मुझे मिले, तो उसके लिए या मैं बढ़ाऊं या इसको कब तक कंटिन्यू करूं। पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। तो जैसे इन्होंने कहा 52,000 के मंथली सिप है और 5 इयर्स का इनका होराइजन है। क्या करना चाहिए 5 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 87 लाख है। कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं ये? आदित्य बिरला स्मॉल कैप 10,000, 6,000 पर मंथ SBI कॉन्ट्रा, 5,000 पर मंथ आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, 5,000 है ICICI प्रो मिड कैप में और सिमिलर अमाउंट है ICICI प्रो वैल्यू फंड में, 4,000 टाटा BFS फंड, 3,000 HSBC मल्टी कैप, 3,000 सुंदरम मिड कैप, एक्सिस नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड्स में 2,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और 2,000 HDFC मिड कैप में। बताइए सजेशंस इनके लिए। दीपाली जी, पहले तो उनके पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड्स है, करीबन 10 से 11 फंड्स है। इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, आप करीबन 4 या 5 फंड रखे आपके पोर्टफोलियो में, मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा सॉर्ट हो जाएगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, देखिए अगर आपका सिर्फ 5 साल का ही समय है और प्लस आपका जो एज आपने जो बताया 59 ईयर्स, मतलब करीबन 60 साल की आपकी उम्र है, तो आपको प्योर इक्विटी में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। प्योर इक्विटी में बेसिकली बहुत ही हाई रिस्क हो जाता है, सिक्लिकलिटी भी आ जाता है और वॉलेटिलिटी भी आ जाता है। सो मेरा बेसिकली इस तरीके से सजेशन बन रहा है। देखिए, आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, ऑल्सो नोन एज बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आप जा सकते हैं।
ये फंड्स बेसिकली इक्विटी में भी निवेश करता है, आर्बिट्राज में भी निवेश करता है और डेट में भी निवेश करता है। तो आपका रिस्क बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा, वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा और सिक्लिकलिटी भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लो रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ, कंपेयर टू प्योर इक्विटी इसमें आपको डेफिनेटली रिटर्न्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मगर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स आर डायनेमिकली मैनेज। सो मेरे हिसाब से आप डबल डिजिट रिटर्न्स डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मगर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा टू अचीव डबल डिजिट रिटर्न्स। अगर 5 साल का समय है तो मैं चाहूंगा कि प्योर इक्विटी में निवेश ना करें। अभी मैं उनके एक पोर्टफोलियो पे मैथ्स पे आ जाता हूँ। मैं जस्ट कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक 9% कंपाउंडिंग रिटर्न्स मैं अज्यूम कर रहा हूं ये हाइब्रिड फंड्स में। उनका जो एसआईपी अमाउंट है विच इज 52,000 प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 87 लाख, वो करीबन 1 करोड़ 73 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे एट 9% CAGR रिटर्न। दीपाली जी ओके, चलिए, तो ये रही सलाह सुनीता आपके लिए। और जैसे आपको 2 फंड्स के नेम भी सुझाए गए हैं, क्योंकि आपका 5 इयर्स का होराइजन है इसलिए 9% तक का रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं। 2.25 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चले एटलीस्ट आप इकट्ठा कर लेंगी। और जो बदलाव आपको बताए गए हैं उनको इम्प्लाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। ICICI प्रूफ बैलेंस एडवांटेज, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज, इन फंड्स को आप नोट कर लीजिए। तो ये आपके लिए सलाह दी गई है। डायनामिक एसेट एलोकेशन के लिए हाइब्रिड फंड बेहतर होते हैं। तो टाइम होराइजन पर बहुत निर्भर करता है कि आपकी जो पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन है एग्जिस्टिंग टाइम में और टूवर्ड्स आपका जो क्लोजर हो रहा है टाइम पीरियड का, तब कितना होना चाहिए। बात करते हैं अरविंद सिंह से, देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अरविंद नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। अच्छा मैम, मेरी 30,000 की SIP चल रही है। एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 13,000, ICICI मल्टी एसेट में 5,000, HDFC मिड कैप 4,000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 2,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000 और HDFC फ्लेक्सी कैप 4,000 और FD है मैडम मेरे पास 35 लाख का। तो 7-8 साल के अंदर मेरे को 70 से 80 लाख चाहिए, तो ये पॉसिबल है मैम? पता कर लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है। और जैसे इन्होंने बताया इनकी जो पोजीशन है वो म्यूचुअल फंड्स में भी है, प्लस इन्होंने कुछ फिक्स डिपॉजिट्स भी किए हुए हैं। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट्स आपने FD कितने की बताई, कितने की हुई है अरविंद? 35 लाख मैम। 35 लाख। और आपने जो बताया वो 8 साल में आपका 60 लाख का लक्ष्य है, करेक्ट? 70। ओके, 1 लाख का भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 25,000 रुपए हर महीने डाल रहे हैं। तो 8,000 डाल रहे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, 5,000 ICICI प्रो मल्टी एसेट, 5,000 HDFC फ्लेक्सी कैप, 4,000 मिड कैप में है HDFC का और 3,000 है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो ऋषभ 25,000 की सिर्फ रिसेंटली स्टार्ट की है, 1 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 35 लाख की FD की हुई है। बड़े अमाउंट की FD की है इन्होंने। क्या सजेशन, 70-80 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं फॉर 8 ईयर्स? दीपाली जी, पहले तो मैं कैलकुलेशंस पे ही आ जाता हूँ। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 8% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 8 इयर्स, क्योंकि उनका 8 साल का समय है, इसलिए मैं 10% कंपाउंडिंग रिटर्न्स ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए उनका 10 साल और 10 साल के ऊपर समय होता तो कंफर्टेबली 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स में ले लेता। बट अज्यूम कर रहा हूँ 10% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 8 इयर्स। जो उनकी जो SIP चल रही है 25,000 रुपीज पर मंथ की, वो 8 साल के बाद करीब 36,84,000 वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो और ये जो 25,000 की जो SIP कर रहे हैं उसमें से वो अपना गोल 60 लाख का अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी मैं ये जो 36 लाख रुपया जो है, 36-27 लाख जो है, प्लस उनका जो FD का जो कॉर्पस अगर वो मिला देते हैं तो कंफर्टेबली वो 60 लाख का गोल अचीव कर पाएंगे। मगर उनको अगर FD टच नहीं करना है, FD एक कंटिंजेंसी, इमरजेंसी, एक बैकअप के लिए रखना है, तो मैं चाहूंगा कि अगर 60 लाख का लक्ष्य अचीव करना है तो 20%, 15 to 20% की एनुअल SIP टॉपअप करना पड़ेगा उन्हें, तो ही वो अपना लक्ष्य 60 लाख का अचीव कर पाएंगे। अभी मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ दीपाली जी। देखिए, पोर्टफोलियो मुझे ओवरऑल तो बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ 2 ही चेंजेस मैं रेकमेंड करने चाह रहा हूँ। HDFC मिड कैप फंड क्योंकि बहुत ही जायंट AUM फंड हो चुका है, मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा लो टू मॉडरेट AUM मिड कैप फंड में जाए। तो मैं चाहूंगा HDFC मिड कैप फंड को रिप्लेस करे और Edelweiss मिड कैप फंड में निवेश करे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, ICICI फंड है
उसमें मल्टीपल एसेट क्लासेस होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, इक्विटी, डेट, आर्बिट्राज। मैं चाहूंगा कि उसको स्विच करके आईसीआईसीआई का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें निवेश करें। क्योंकि क्या होता है ना, आप जितने मल्टीपल एसेट क्लासेस एक प्रोडक्ट में आप डालते हो तो प्रोडक्ट कभी कभार काफी सिक्लिकल भी हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करें। उसमें से दो ही एसेट क्लासेस है, विच इज इक्विटी एंड डेट, विच इज डायनेमिकली मैनेज। मगर ओवरऑल पोर्टफोलियो लुक्स फाइन और 15 to 20% की एनुअल एसआईपी टॉप अप करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो आपको पूरा बताया गया है। एक तो पहले तो बदलाव भी सजेस्ट किए गए हैं। HDFC मिड कैप आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट से आपको निकलना है। एडलवाइस का मिड कैप आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज आप चुने। आपके इक्विटी पोर्टफोलियो से 37 लाख का आप राशि इकट्ठा कर लेंगे। 60 लाख का टारगेट हासिल करना है तो 15-20% टॉपअप करना पड़ेगा। रही बात आपके एफडी इन्वेस्टमेंट्स की, तो उसके बारे में भी ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो पर राय दी ऋषभ ने। बात करते हैं ब्रजेश से। ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है। 62 ईयर्स इनकी एज है, 55,000 की सिप कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू है फिलहाल 32 लाख। 12 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। और पोर्टफोलियो पहले मैं बता देती हूँ ऋषभ। सबसे पहले इनका आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड 15,000 पर मंथ, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 12,000 पर मंथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड 7,000 पर मंथ, निपॉन का लार्ज कैप फंड है 7,000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है 5,000 और बंधन का स्मॉल कैप फंड है अगेन यहाँ पर 5,000 का डिप्लॉयमेंट करें तो टोटल सिप इनकी 55,000 की है। 32 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 12 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और इसके साथ ही 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो दो सवाल है इनके। एक तो अगर 20 लाख लमसम इन्वेस्ट करें तो कहाँ? पहला सवाल हालांकि ये था कि करंट मार्केट सिनेरियो में 20 लाख एक साथ लमसम लगाना क्या सही डिसीजन है? बताइए। दीपाली जी, पहले तो उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, ओवरऑल मुझे उनका पोर्टफोलियो तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आई डोंट सी मच नीड टू चेंज एनीथिंग मच। बट मैं चाहूंगा कि जो आईसीआईसीआई का जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट का जो म्यूचुअल फंड है, प्लस उनका जो आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड है, वो दोनों को आप स्विच करके आप रिप्लेस कीजिए और इंट्रोड्यूस करिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। ये दोनों हाइब्रिड फंड है। मैं चाहूंगा कि एक ही हाइब्रिड फंड रखे, आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि डायनामिकली मैनेज है बिटवीन इक्विटी एंड डेट। मेरे हिसाब से फ्रॉम अ रिस्क रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, उनका जो लक्ष्य है, मैं कैलकुलेशंस पे आ जाता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। देखिए, जो 55,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं, प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू 52 लाख रुपीस का है, वो करीबन 2 करोड़ 90 लाख, टू बी वेरी प्रिसाइज 2 करोड़ 89 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 3 करोड़ का गोल 10 साल में तो अचीव नहीं कर पाएंगे, मगर उन्होंने लिखा है कि उनका टाइम होराइजन 12 ईयर्स है। तो अगर वो पेशेंटली अगर वेट करेंगे फॉर द अनदर 2 मोर ईयर्स, तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ का गोल बहुत कंफर्टेबली अचीव हो जाएगा। और रहा कि उनका जो एक और सवाल था कि 20 लाख लमसम, अगर ये सही समय है कि नहीं है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बिल्कुल सही समय है इक्विटी मार्केट्स में निवेश करने के लिए। इसके दो मुख्य कारण है। नंबर 1, मार्केट 12-15 महीने से एक टाइम करेक्शन में चल रहा है। 25,500 और 26,500 के रेंज में ही 12-15 महीने से घूम रहा है। हाँ, मैं ये साल का शुरुआत में हमने एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन देखा, मगर प्राइस करेक्शन रिकवर होके टाइम करेक्शन में चला गया। मार्केट फुल्ली रिकवर नहीं हुई है। मार्केट अभी तक बुल मार्केट फेज में नहीं आए, तो मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबली आप निवेश कर सकते हैं। और नंबर 2, मार्केट में वैल्यूएशंस काफी सारे पॉकेट्स में काफी रीजनेबल चल रहे। सो फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू और टाइम करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ये 20 लाख जो उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उसी में आप इक्वली एलोकेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप पार्क ले सकते हैं ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है और आपके गोल पर भी गोल आप बड़ा कंफर्टेबली अपना हासिल कर लेंगे। फंड्स कहाँ पर आप पैसे डाल सकते हैं उसके बारे में भी आपको नेम सजेस्ट किए गए हैं। कर लेते हैं एक और सवाल। मनविंदर सिंह हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मनविंदर जी, बताइए। मनविंदर, सवाल पूछिए अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। ओके, तो मानवेंद्र की माफ कीजिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। तो इनके दो सवाल हैं ऋषभ। एक सवाल इनका मंथली सिप शुरू करने को लेकर है। 51 लाख रुपीस पर मंथ की मंथली सिप करना चाहते हैं फॉर 6 ईयर्स। एक पार्ट ये हुआ। दूसरा है 50 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है अगेन फॉर 6 ईयर्स।
आप 6 साल के होराइजन से 50 लाख का लमसम 1 लाख के सिप के हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्डिंग आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? दूसरा, कंसीडरिंग कि इनकी एज ऑलरेडी 54 इयर्स है तो उसको भी कंसिडर कीजिए। कुछ फंड्स इन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जानना चाहते हैं उन्हीं फंड्स में से चुन के क्या ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 4 फंड्स इन्होंने अपनी पसंदीदा लिस्ट में रखे हैं। HDFC का फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, बंधन लार्ज मिड कैप और ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? लमसम और SIP दोनों पोर्टफोलियो को कंपोजिशन के हिसाब से 6 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीपाली जी, पहले तो देखिए फंड सिलेक्शन तो बहुत अच्छा है, ओके, बट लुकिंग एट द टाइम होराइजन, क्योंकि सिर्फ 6 साल का ही उनका टाइम होराइजन है। अगर वो बोलते कि मेरे पास 10 साल या 12 साल का टाइम होराइजन है, तो ये जो 4 प्योर इक्विटी फंड्स जो उन्होंने मेंशन किए वो बहुत बढ़िया फंड्स है। बट क्योंकि सिर्फ उनका 6 साल का ही टाइम होराइजन है, प्लस उनका एज भी 54 विच इज अ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑन द रिटायरिंग साइड, तो मैं चाहूंगा कि प्योर इक्विटी में निवेश ना करे। मैं चाहूंगा कि अगर 6 साल का ही टाइम होराइजन है तो हाइब्रिड फंड्स में निवेश करें, और पर्टिकुलरली बैलेंस एडवांटेज विच इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, उसमें निवेश करें। क्योंकि देखिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स क्या करता है, मैंने जैसे कि पहले भी समझाया था कि इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट, ये तीनों में इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट। सो आपका रिस्क भी बहुत अच्छी तरह से मिटिगेट हो जाता है और आपको बढ़िया रिटर्न एक्सपीरियंस भी मिलता है। इतना वॉलेटिलिटी भी नहीं रहेगा और इतना सिक्लिकलिटी भी नहीं रहेगा। सो 6 साल के लिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स मेरे लिए हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा, प्योर इक्विटी फंड्स में ना जाए। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स है, एक ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा ईडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड। दीपाली जी, और दोनों में ही सिप और दोनों में ही लमसम डिप्लॉय करना है इनको? हाँ जी, कंफर्टेबली SIP भी कर सकते हैं 6 साल के लिए ये दोनों म्यूचुअल फंड्स में, और आप कंफर्टेबली लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लाख के सिप जैसे ही प्लान कर रहे हैं तो 50-50 हजार ईच ही डाल सकते हैं, और सिमिलरली जो लमसम 50 लाख सोच रहे हैं उसमें 20-25 लाख ईच डाल दें, राइट? एब्सोल्युटली दीपाली जी, क्योंकि मार्केट में करंटली, हाँ जी, सो मार्केट बेसिकली एक टाइम करेक्शन में चल रहा है और वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है। सो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स मैंने जो मेंशन किए हैं, ICICI और ईडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप्स। दीपाली जी, मिड एंड स्मॉल कैप्स में उनका बहुत ही कम एक्सपोजर है। सो फ्रॉम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू इतना रिस्क मेरे हिसाब से करंटली लार्ज कैप में ये मार्केट सिनेरियो में मुझे नहीं लग रहा है। दीपाली जी, सो लमसम भी कर सकते हैं 25 लाख इन दीज टू फंड्स, और SIP भी 50,000 की ये दोनों फंड्स में काफी कंफर्टेबली कर सकते हैं। ओके, और एक और क्विकली ऋषभ, आपका व्यू, लमसम और सिप दोनों ही एलोकेशन से कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें इन 6 इयर्स? दीपाली जी, अनफॉर्चुनेटली मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए क्लियरली दी गई है। आपने फंड्स जो पिक किए हैं वो बेहतर हैं, लेकिन उन फंड्स में आप पैसे तब डालें अगर आपका 10-12 साल का एटलीस्ट होराइजन हो। अगर 6 इयर्स का होराइजन है तो थोड़ा सा सेफ रहें, और इसीलिए ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज और एडवाइस बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड्स को आप पिक कर सकते हैं। आप इन्हीं दोनों फंड्स में सिप भी कर सकते हैं और इन्हीं दोनों फंड्स में आप लमसम भी पैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि 50 लाख के आसपास आप प्लान कर रहे हैं तो 20-25 लाख ईच आप डाल सकते हैं। दोनों फंड्स में 50-50 हजार की सिप आप कर सकते हैं। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे। थैंक यू ऋषभ आने के लिए शो में, लेकिन पूछ लेते हैं जाने से पहले ऋषभ के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो ऋषभ की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो कंपोजिशन करना चाहते हैं। बताइए ऋषभ, आपके पिक्स क्या हैं? दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड स्पेशली मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए, जिनका टाइम होराइजन इतना लंबा नहीं है, जो कि हमने काफी सारे क्वेरीज में भी आज हमने देखा कि जिनके पास ज्यादा समय नहीं होता है, 5, 6, 7 साल का ही समय है। तो मैं चाहूंगा कि 4 फंड्स मेरे बैलेंस एडवांटेज फंड से आ रहे हैं बेसिकली। नंबर 1 ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, नंबर 2 ईडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, नंबर 3 कोटक का बैलेंस एडवांटेज फंड, और नंबर 4 निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड। ये 4 बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, काफी मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए और मीडियम टाइम होराइजन के लिए वेल सूटेड है। ये 4 फंड्स में आप इक्वली एलोकेट करके एक मॉडरेट रिस्क एपेटाइट का पोर्टफोलियो काफी कंफर्टेबली बना सकेंगे। ओके, तो ये रहे ऋषभ के टॉप 4 फंड्स, जिसमें ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज, एडवाइस बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज और निपॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स है। ये रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए। चलिए, शुक्रिया ऋषभ आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।